नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। वर्चस्व की भूख ने विपक्ष को तोड़ दिया, या यूं कहें कि वर्चस्व की भूख ने विपक्ष को चिंदी चिंदी उड़ा दिया। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देखने वाला विपक्ष अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में सिर फुटव्वल जूतम पैजार दिख रही है, उससे अब कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष गठबंधन यानी अपोजिशन अलायंस के जरिए यानी इंडिया के जरिए चुनाव मैदान में उतरेगा। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो या अब पंजाब की हो, सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी तूती, अपना अपना राग चल रहा है। अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया से जिस तरह से नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, यानी यूं कहें कि मुखिया यानी अपोजिशन अलायंस इंडिया का मुखिया का पद उनको न देकर उनको साइड लाइन किया गया, उससे बिहार के नीतीश बाबू को तो झटका लगा ही है। लालू प्रसाद यादव की स्थिति यानी उनकी दशा बेहद दयनीय हो गई है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो या पंजाब की हो, सभी जगह सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा मामला फंसा, जिस पर विपक्ष यानी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, इनके बीच सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया। हालात कुछ ऐसे बने बिगड़े कि अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल सीना तान के खड़े हैं, बाहें समेटे खड़े हैं कांग्रेस के सामने कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस मायावती को साथ लेकर चलना चाहती थी, तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी खिलाफ खड़ी हो गई कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में समझौते में आती हैं तो सीटें समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ेंगी। यहां भी वर्चस्व की लड़ाई यानी वर्चस्व की भूख बट सीटों के बंटवारे में एक बड़ी बाधा बन गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पर सीटों का बंटवारा कर राष्ट्रीय लोक दल यानी जयंत चौधरी को 7 सीटें छोड़ दी हैं और यह सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब बहुत कम संभावना दिखती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता सीटों को लेकर होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 22 लोकसभा की सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब जब समझौते की बात आई तो तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वह 2 सीटों से अधिक कांग्रेस को नहीं देगी, जिस पर कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ा प्रतिवाद किया कि 2 सीटों पर तो कांग्रेस है ही, वह इससे अधिक सीटें चाहती है क्योंकि वह अधिक सीटों पर जीत सकती है। जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस ने न उनसे कोई बातचीत की और न उनको कोई जानकारी दी और न उनकी कोई सहमति ली गई, न उनसे कोई परामर्श लिया गया। इस तरह से राहुल गांधी यानी कांग्रेस एकला चलो की राह पर चल रहे हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस भी अपनी रणनीति अपनाएगी 2024 के लिए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा थी। उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी काली घाट मंदिर में काली जी की पूजा अर्चना के साथ गुरुद्वारा, चर्च व अन्य धार्मिक मस्जिद व अन्य सभी धार्मिक स्थानों पर जाकर उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सद्भावना रैली करके ममता बनर्जी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। इसी के साथ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एकला चलो की राह अपनाएगी, यानी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती अपने बलबूते पर सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सभी 42 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उतारेंगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो यहां भी ममता बनर्जी की अपनी राजनीतिक भूख, अपनी महत्वाकांक्षा दिखी, जिसकी वजह से विपक्ष
कि चिंदी चिंदी उड़ गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में भी खींचतान मची। दोनों अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, 16-16 सीटें दोनों के पास हैं। अब इस तरह से करीब 8 सीटें बचती हैं बिहार में, तो अब 5 कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं, जबकि 3 सीटों पर वाम दल अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार में भी कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि वह भी हाशिए पर दिख रही है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से नीतीश और लालू का अड़ियल रुख है, उसने विपक्ष को एक बार फिर आईना दिखा दिया। इसमें सबसे बड़ा झटका तो जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को लगा। नीतीश कुमार को यह झटका लगा है कि वह अपोजिशन अलायंस इंडिया के संयोजक पद के दावेदार थे, लेकिन इसमें कांग्रेस ने एक बड़ा खेल कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन अलायंस इंडिया का अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब अध्यक्ष के बाद संयोजक के पास करने के लिए कुछ रह नहीं जाता, लिहाजा नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि वह विपक्ष के गठबंधन में बने रहेंगे, लेकिन कोई पद नहीं लेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस ने नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। ममता बनर्जी ने उधर अपना रुख दिखा दिया कि वह सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो इधर उत्तर प्रदेश का मामला अभी हल नहीं हुआ था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी घोषणा कर दी कि वह पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले, आम आदमी पार्टी अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी और वह सभी सीटें जीतेगी भी अकेले दमखम पर। तो इस तरह से अपोजिशन अलायंस को यानी इंडिया को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगता जा रहा है और अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष यानी अपोजिशन अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आईना दिखा दिया, उसकी औकात बता दी। तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अपोजिशन अलायंस जिस तरह से तेजी से उभर कर आया था कि वह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन वह कुछ कदम भी नहीं चल पाया और दम तोड़ दिया। हालात यह हुए कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को चुनौती दे डाली। अब कांग्रेस के पास अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है कि 2024 में वह किस आधार पर, किस तेजी के साथ और कैसे वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी अपने दमखम पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसकी दाल गल नहीं रही है, बिहार में उसे कोई महत्व नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अभी सीटों का बंटवारा साफ नहीं दिख रहा है और पंजाब में भगवंत मान ने साफ कर दिया कि वह समझौते से बाहर है। अब इसी तरह से देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए अपने आप को ताकतवर समझ रही हैं क्योंकि वह तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में पश्चिम बंगाल देश में अब अव्वल दिख रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या देखें तो 30% से अधिक है और इसी 30% वोट बैंक के जरिए ममता बनर्जी अपनी यानी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही हैं। अब यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि उनके ख्वाब कितने पूरे होते हैं या ख्वाब उनके बिखर जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी यानी ममता बनर्जी ने भी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की राह अपनाई है कि चुनाव हम अपने दमखम पर लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो स्थितियां बनेंगी उसके आधार पर मोल भाव किया जाएगा सत्ता के लिए, यानी अपना वोट बैंक बिकने नहीं देंगे। और अगर राजनीतिक परिवर्तन की दिशा कोई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिखती है तो चाहे मायावती हो या ममता बनर्जी हो, दोनों सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीधे सीधे गिव एंड टेक का फार्मूला अपनाएंगे, यानी अपना वोट बैंक नहीं बिकने देंगे, अपना वोट बैंक अपने साथ रखेंगे और सत्ता यानी राजनीतिक परिवर्तन होने पर वह मोल भाव करेंगे और मोल भाव के बाद जो तय होगा उसी के आधार पर आगे की सत्ता और आगे की राजनीति चलेगी। तो इस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि वर्चस्व की भूख ने विपक्ष के चीथड़े उड़ा दिए।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।